फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आप पढ़ेगा इंडिया। हम देख रहे हैं इसमें कि दिल्ली पुलिस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवाया जा रहा है 2016 का। उसी सीरीज में आगे बढ़ती हूँ मैं। 5 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है, उसे हम देखेंगे। इसमें भी वही सेम पैटर्न है, 100 क्वेश्चन, लेकिन अभी जो सिलेबस आया है उससे डिफरेंट था तब का सिलेबस, 2017 का सिलेबस। अच्छा, मैंने देखा कि पिछले जो सेट प्रैक्टिस, पिछला जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डाला था मैंने डिस्कशन का, उसमें कई लोगों का कमेंट मैंने देखा। बहुत अच्छा लगा ये देखकर, कमेंट को देखकर कि लोगों ने एटलीस्ट देखा उसे। उसमें कमेंट मोस्टली ये था कि बिहार दरोगा का करवाइए, बिहार दरोगा मेंस का सेट करवाइए, ये था कमेंट। चलो ये अच्छी बात है, लेकिन बिहार दरोगा मेंस का या बिहार दरोगा मेंस का तो आने वाला है अभी सेट प्रैक्टिस का, और बिहार दरोगा का ऐसे हो रहा है। तो ये जो लेक्चर है वो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्होंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भरा है। मैंने पहले भी बताया था कि अपने यहाँ यानी बिहार में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस फॉर्म को फिलअप किया है, लेकिन अभी वहाँ पर जो बुक है वो अवेलेबल नहीं है। तो ये मेरे तरफ से एक कोशिश है कि उनको थोड़ा सपोर्ट मिल सके, जिन्हें मतलब बुक से अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, उन्हें एक आइडिया हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, और जो प्रैक्टिस सेट है उससे थोड़ा सा आइडिया हो सके, ये उनको थोड़ा बेनिफिट हो सके, उसके लिए ये दिया गया है। बाद बाकी अच्छा लगा आपके कमेंट्स को पढ़कर। हम कोशिश करेंगे कि और भी अगर आपको ज़रूरत है तो और भी बिहार दरोगा मेंस का और प्री का जो सेट प्रैक्टिस है वो लाया जाए। ठीक है, चलिए इसमें हम आगे देखते हैं। कल का जो लेक्चर था उसमें तो मैंने बहुत ही आई थिंक फास्ट पढ़ा दिया था। एक्चुअली मेरे पास टाइम कल था नहीं और जल्दी जल्दी में मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन करवा दिया था। चलिए ठीक है, हम इस क्वेश्चन के सीरीज में आगे बढ़ते हैं। उसमें देखते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, उसमें है कि इसमें है कि दरवाज़ा और लकड़ी का संबंध है, तो कमीज़ का क्या संबंध होगा। अच्छा, आप ये बताइए, दरवाज़ा क्या का बनता है, लकड़ी का बनता है, तो कमीज़ क्या का बनता है, कपड़ा का बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है ब्लिंक, ये इससे रिलेटेड है, तो पिंच क्या से होगा। अच्छा देखिए, बी का मतलब 2 है ना, एल का मतलब 12, यहाँ देखते हैं, आई का मतलब 9, जी का मतलब 7, ओके, यानी +7 हो रहा है, -5 हो रहा है। एक और देख लेते हैं, आई का मतलब 9, पी का मतलब 16, यानी सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं ये, +7 -5। तो इसमें देखते हैं पी हो गया 16, तो +7 कितना हो जाएगा, 16 और 7 23। 23 क्या होता है, 23 डब्लू से होता है, और डब्लू वाला ऑप्शन कितने हैं, डब्लू का ऑप्शन ए और डी दोनों है, तो सेकंड से पता चल जाएगा। 9 में अगर 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 4, 4 क्या होता है, डी, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे हम देखते हैं 4 का 64, यानी 4 का क्यूब 64 है, तो 6 का क्यूब 216। विषम कौन सा है, कार, ट्रक, साइकिल, सड़क। तो ये तीनों तो चलो हमारे व्हीकल हैं, पर सड़क क्या है, अलग है। इसमें देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं 5 नंबर में, इसमें पैटर्न क्या फॉलो किया है। ये देखिए 6, 11, 17, 24, यानी कि 6, 11 +5 +6 +7 ऐसे कर रहा है ना। वही सेम पैटर्न फॉलो किया है आपका इसमें भी और इसमें भी, लेकिन इसमें देखिए कि यू हो गया, अब जे 10 हो गया, और ओ हो गया 15, यानी 5 बढ़ा, फिर उसके बाद 6 बढ़ा, और 21 से सी हो गया 26 +3 कर लीजिए 29, यानी कि यहाँ 8 बढ़ रहा है, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 14 चौका 56, 8 चौका 32, 12 चौका 48, और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया अलग। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें ऐड करने की कोशिश करिए।
सारे अंकों को ऐड करने की कोशिश करिए, तो ये हो जाएगा आपका 14। यहाँ ऐड करिए, 9 1 10 11, सही है, ये सही है। और 12 और 8, 8 4 12 4 16, ये भी सही है। ये गलत है, यानी कि यहाँ 14 आ रहा है, तो ये गलत है, डी ऑप्शन। त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 8 में त्रिभुजों की संख्या जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5, तो कितने हो गए? 6, है ना, सॉरी 5, ये तो चतुर्भुज है ना, तो 5 हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि आयत की संख्या कितनी है। आयत की संख्या भी ऐसे ही जोड़ लीजिए। आयत की संख्या कितनी हो गई? इसमें हो गया 10। ठीक है, अब है कि जेड के साथ क्या होगा, जेड के अपोजिट में क्या होगा, इसमें निकालने कह रहा है, तो पेयर निकाल लीजिए। पेयर क्या होता है? एक गैप करके बनता है ना, ये दोनों का बनेगा, फिर ये दोनों का बनेगा, तो ये और ये का बनेगा, जेड और के का बनेगा, तो ये हो जाएगा 1 मिनट। ठीक है, आगे देखते हैं कि कितनी सतहें हैं। इस वाले क्वेश्चन में 11 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितनी सतहें हैं। तो सतह देखिए कौन कौन सा इसमें सतह है। 1 नंबर, ठीक है, यहाँ देखिए 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, और उसके अलावा यहाँ देखिए इसके अपोजिट में भी तो रहेगा, अंदर के साइड से, ये 6 नंबर, ये 7 नंबर इसके नीचे रहेगा, 8 नंबर इसके पीछे भी रहेगा, 9 नंबर इसके पीछे भी रहेगा, और 10 नंबर इधर भी रहेगा। यानी टोटल सतहों की संख्या कितनी हो गई? 10। अब पूछ रहा है कि ये किसमें निहित है, ये जो आकृति दिया हुआ है किसमें निहित है। तो देखिए बिल्कुल सीधा दिख रहा है, ये इसमें निहित है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, अब ऐसे फोल्ड करने पर कितना बनेगा? तो देखिए 4 बार फोल्ड किया जा रहा है ना, यानी ये वाली जो संख्या है वो कितना यहाँ पर भी आ जाएगा, यानी 4 बार बन जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। सॉरी 1 मिनट, इसका ऑप्शन बी नहीं, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये 2 ही तो है, यहाँ तो 5 बन रहा है, सॉरी ये 2 ही तो है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि एक दर्पण में, हाँ चलो ये आकृति है, तो ये कैसे दिखेगा? पहले हम टी से लगा लेते हैं, तो टी उल्टा रहेगा, ठीक है, आर भी उल्टा रहेगा, तो टी आर यहाँ आ गया, ये दोनों ऑप्शन। उसके बाद और कौन सा है, आप देखिए ये बिल्कुल ब्लर हो गया ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। टी आर के बाद आई है, तो आई दोनों में है, यू है तो यू दोनों में है, एम उल्टा रहेगा, ठीक है, पी एच 2 टी, सॉरी 2 टी। तो इसमें हम देखेंगे, इसमें आ जाएगा आपका सही आंसर, वो है सी नंबर। आगे देखते हैं कि कौन सा प्रयोग करके बनाया जा सकता है। ठीक है, बनाया जा सकता है ना, ये देखिए MOIS तो है नहीं, TONER, ये बनाया जा सकता है, बी नंबर, यानी ये सही है। आगे क्वेश्चन कह रहा है सोना, धातु, कार्बन, यही कह रहा है ना, तो धातु के अंदर में सोना आता है, ये तो सही है, और कार्बन अलग हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि
कितने भारतीय क्रिकेटर, यानी भारतीय और क्रिकेटर के अंदर में जो आ गया ये दोनों पार्ट, व्यापारी नहीं है, व्यापारी इधर, यानी 23 हो गया आंसर। अगला देखते हैं इस वाले जो है दिया हुआ, इसमें देखते हैं क्या है इसमें पैटर्न बनाया हुआ। 7 8 56, 56 और 4 नहीं, 7 गुना 4, 7 जोड़ 4 11 और गुना 8, ठीक है। 7 गुना 4 गुना 8 कर दिया है। 7 जोड़ 4 गुना 8, ये देखिए इन दोनों का जोग गुना बीच वाला, तो हम आगे निकाल लेंगे 9 प्लस 3 12, 12 और 7 84, 12 7 84, ये हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही आंसर इसका। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। कुछ आकृतियां छोटी हैं और कोई छोटा लाल है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों में कोई रिलेशन नहीं होगा। कुछ आकृतियां छोटी हैं तो कुछ छोटे लाल हो सकते हैं, क्या इसमें कोई भी निष्कर्ष निकल रहा है? नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ना तो ए ना बी, ठीक है। कुछ कलम गोल है और सभी गोल काले हैं, तो सारे काले कलम हैं? नहीं, गलत है। कुछ गोल काले हैं, कुछ गोल काले हैं, तो चलो ये ऑप्शन तो एक सही हो सकता है कि कुछ गोल काले हैं। कुछ कलम गोल हैं और सभी, नहीं, ये भी नहीं हो सकता। सभी गोल काले हैं, ये भी नहीं हो सकता। ये देखिए आप, कुछ कलम गोल है, कुछ कलम जो है वो गोल है, कलम गोल है, ठीक है, और सभी गोल, ये सभी गोल ना, सभी गोल काले हैं, तो ये देखिए कि कुछ गोल काले हैं तो कुछ गोल काले हैं, निकल गया ना, तो बी नंबर ऑप्शन इसका बस सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जे पी का पुत्र है। ये देखिए, जे पुत्र है पी का, पी क्यू की बहन है, पी क्यू की बहन है, और क्यू एम का पुत्र है। क्यू जो है वो एम का पुत्र है। एम पी से किस प्रकार संबंधित है? एम और पी का, तो ये पुत्र है ना, और ये क्या हो गई? पुत्री हो गई, ठीक है। तो एक मिनट, एम किस प्रकार संबंधित? तो एम माता या पिता दोनों में से कुछ भी हो सकता है ना, तो एम माता या पिता हो सकता है। अनिल सुमन का पति है। अनिल सुमन का पति है, ठीक है, जो कि पंकज की पुत्री है। जो कि यानी कि सुमन के लिए बात की जा रही है, तो सुमन किसकी पुत्री है? पंकज की पुत्री है, ठीक है। राहुल सुमन का एकमात्र भाई है। राहुल सुमन का, ये दोनों क्या है? भाई बहन है, राहुल भाई है। अनिल राहुल से किस प्रकार संबंधित है? अनिल क्या होगा? बहन का हस्बैंड, ये हो गया ना, तो क्या हो जाएगा इसका? जीजा। रोहित और मोहित की वर्तमान आयु 48 और 32 वर्ष है। 12 वर्ष पूर्व रोहित और मोहित की आयु का अनुपात, 12 वर्ष पूर्व कितना था? तो 36, और इसमें से हटा दीजिए 20, 36 और 20 है ना, 4 से डिवाइड करिए तो 9 और 5 का अनुपात, ये हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। ए बी सी किसी कार्य को 48, 12 और 24 दिनों में करते हैं, तो तीनों मिलकर 2/3 भाग को कितने दिन में करेंगे? ठीक है, देखते हैं इसको कि कितने दिन में करेंगे। एक 48, एक 12 और 24, ऐसे है ना दिन। एलसीएम निकालेंगे, 48 हो जाएगा, 1 4 और 2, एक दिन का उनका वर्क यही हो जाएगा। टोटल काम 48, तो 48/48 का 2/3 काम कितना हो जाएगा? 16 तिया 48 यानी 32। 32 काम को वो तीनों मिलकर यानी कि 7, 32/7 दिन में वो करेंगे, तो आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भिन्न आकृति चुनना है। ठीक है, आपको भिन्न आकृति चुनना है। ये देखिए सब में ये नीचे की तरफ से
त्रिभुज बनाया हुआ है, सब में नीचे की तरफ से बनाया पर इसमें ऊपर की तरफ से बनाया, यानी ए ऑप्शन इसका हो जाएगा सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो ये है कि सर्व 4 आकृतियाँ दी गई हैं, एक गुण के आधार पर बनाई गई हैं। ठीक है, आप देखिए जिसमें ये सर्कल बना है उसी में से निकला है, सर्कल उसी में से निकला, सर्कल उसी में से निकला, ये अपोजिट से निकला, यानी सी अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन भिन्न है। ओके, तो इसमें हम आकृति देखेंगे, देखिए ये भिन्न है, 2 इसमें से निकल गया ना। ठीक है, क्या कितना बढ़ रहा है, 2 4 8 16, यानी दुगना हो रहा है ना, तो अभी 32 बढ़ जाएगा। इसमें 34 में 32 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। अगला देखते हैं, यहाँ क्या है 5 10 20, तो अभी 40 बढ़ेगा तो 79 हो जाएगा आंसर। इसमें देखेंगे 2 भुजा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो अभी वाले में कितना होना चाहिए, 6 वो रेखा होना चाहिए उसमें, तो ये है बी ऑप्शन 6। अगला देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन, इधर यानी कि 45 डिग्री क्लॉकवाइज ये घूम रहा है, तो इस वाले कॉर्नर में आना चाहिए, एक ही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अरे इसमें तो रीजनिंग का बहुत सारा क्वेश्चन पूछ दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, ये कहाँ कहाँ ये सर मूव हो रहा है ना। आप पहले रेक्टेंगल का देख लीजिए, तो रेक्टेंगल 90 डिग्री मूव हो रहा है ना क्लॉकवाइज में। अगला तो इधर होना चाहिए, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ए में। ठीक है, फ्लेयर को ऐसे लिखा जाता है, टाइट को ऐसे लिखा जाता है, तो फ्लाइट को कैसे लिखा जाएगा, तो एफ के लिए 9 है, नाव से शुरू होने वाले 3 है। ठीक है, अब आई के लिए देखेंगे, आई के लिए कोड 3 है, तो आई के लिए कोड कौन सा है, 3 है, सॉरी एल है ना, तो एल के लिए कोड क्या है, 6 है, तो 9 के बाद 6, 2 ऑप्शन आ गया। उसके बाद आई, फिर जी, जी के लिए क्या है, 8 है, आई के लिए 3 8, चलो सेम चल रहा है। एच पर डिपेंड करेगा, एच के लिए 1 है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखेंगे, यानी जब भी ऐसा रहे तो आप जोड़ के देख लेना अंकों का, इसका जो है सभी का एडिशन 47 होगा, इसका 67 होगा, तो रस्ट का निकालना है कि रस्ट का एडिशन कितना होगा, तो उसको हम निकालेंगे, तो इसका हो जाएगा 78 आंसर। ठीक है, अगला देखेंगे कि साइंस को ऐसे लिखा जाता है, STU भी 19 है और बी हो गया 22, कितना 3 बढ़ रहा है ना। ओके, अब आगे हम देखते हैं कि सी और जेड यानी -3, फिर +3, फिर -3, यानी 3 प्लस फिर 3 माइनस हो रहा है। एफ में 3 जोड़ेंगे तो आई हो जाएगा और माइनस करेंगे तो एन हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन सही ऑप्शन है इसका। सॉरी +3 तो आई, -3 करेंगे तो 15 होता है, ओ होना चाहिए यहाँ पर, आई ओ होना चाहिए, या तो इसमें ऑप्शन गलत दे दिया है, या फिर ये यहाँ पर ओ के जगह, बाद बाकी तो सब सही आ रहा है, क्यू के जगह पर ओ होता तो सही हो जाता, IOXPWLP होगा इसका। ठीक है, इसको करेक्शन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अल्पाधिकार की परिभाषा में सर्वाधिक निकट कौन सा है। अल्पाधिकार की बात की जा रही है ना, तो सिगरेट उद्योग जो होता है, आप देखिए कुछ फैक्ट्स देख लीजिए, सिगरेट उद्योग जो होता है वो अल्पाधिकार का परिभाषा के सर्वाधिक निकट है। अल्पाधिकार होता क्या है वो आप सुन लीजिए। बाजार प्रपत्र के संबंध में ऐसी व्यवस्था जिसमें बाजार उत्पादन पर किसी फर्म या उद्योग का पूर्णतः नियंत्रण होता है।
जो अल्पाधिकार होता है उनके विक्रेताओं के बीच में क्या होता है ना कि प्रतिस्पर्धा बहुत कम होता है, ठीक है, उसका उच्च उत्पादन होता है, लेकिन उनके बीच जो कंपटीशन जो होता है विक्रेताओं के बीच में वो बहुत कम होता है। इसमें और भी एग्जांपल आप देख सकते हो, कोल्ड ड्रिंक, ऑटोमोबाइल कंपनीज, ये सारे में क्या है कि बहुत कम इनके बीच में कंपटीशन होता है, आपस में कंपटीशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता का आवश्यक शर्त में से एक कौन सा है, ठीक है। अब आप ये पहले जान लीजिए कि पूर्ण प्रतियोगिता है क्या। पूर्ण प्रतियोगिता है कि वास्तव में ये वह बाजार है जिसमें विक्रेताओं की संख्या की कोई सीमा नहीं होती, ओके, और इसमें कोई भी विक्रेता वस्तु का मूल्य स्वयं निर्धारित नहीं करता, बल्कि मूल्य बाजार के आधारित पर निर्धारित होता है, ठीक है। तो वो होता है पूर्ण प्रतियोगिता। तो आप देख लीजिए कि क्या होगा इसका, उत्पादन विभेदन नहीं, एक समय में एक जैसे उत्पादनों के लिए विभिन्न प्रकार के मूल्य, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मूल्य तो सेम होता है ना, विक्रेता अधिक लेकिन क्रेता कम नहीं, बिल्कुल भी इससे कोई संबंध नहीं है। किसी एक समय में एक जैसे सामान के लिए समान मूल्य, सही बात है, एक सामान के लिए समान मूल्य होगा, लेकिन क्या होगा इसमें संख्या जो होगा विक्रेताओं का वो अधिक होगा। डी हो जाएगा इसका आंसर। कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक के भांति कार्य करती है, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड की बात आती है, सेबी। सेबी जो है जो म्यूचुअल फंड के लिए विनियामक की काम करती है। अच्छा, सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी, ACBI लिखते हैं उसको, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका जो काम है वो वही है कि म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक के भांति काम करती है। सेबी की स्थापना है वो 1988 ईस्वी में किया गया था, ठीक है, और इसको मान्यता मिला 1992 ईस्वी में। इसका मुख्यालय, अब देखिए म्यूचुअल फंड के लिए यानी आर्थिक, थोड़ा सा अपना माइंड यूटिलाइज भी करने पर इसका जवाब मिल जाएगा अगर मुख्यालय वगैरह पूछे। म्यूचुअल फंड यानी आर्थिक मामलों में है, आर्थिक मामलों के लिए आर्थिक राजधानी अपनी कौन सी है? मुंबई, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। अच्छा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई? तो उसकी स्थापना 1921 में की गई, ठीक है। इसका जो है इंपीरियल बैंक का, अब तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ उसके बाद इंपीरियल बैंक क्या हो गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। कब? 1 जुलाई 1955 ईस्वी को, ठीक है। अच्छा, इस समिति का सिफारिश किसने किया था? ये जो है आपका, आप ऐसे भी इंपीरियल बैंक की भी अगर बात करते हैं तो ये क्या था कि भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा और पुराना वाणिज्यिक बैंक था, ठीक है। इसे पहले प्रेसिडेंसी बैंक के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन गोरेवाल समिति जो थे, गोरेवाल समिति के सिफारिश पर इसका नाम 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। कौन से व्यवस्था का कार्य नहीं है? ठीक है, व्यवस्थापिका का कार्य नहीं है, ओके। जो बजट बनाना है, कानून बनाना तो व्यवस्थापिका करेगा, बजट पारित भी करेगा और कार्यपालिका पर नियंत्रण भी रहेगा, लेकिन बजट बनाने का जो कार्य है वो व्यवस्थापिका का नहीं है, ठीक है। बजट बनाने का काम जो है वो किसका है? एग्जीक्यूटिव काम है ना, ये एग्जीक्यूटिव काम है ये, यानी कि कार्यपालिका का ये काम है। अच्छा, संविधान के भाग 5 में इसकी व्याख्या की गई है। संविधान का 5 भाग कितने से कितने तक है? अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक में संघीय कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है, ठीक है। सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रणेता, हाँ, सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रणेता कौन है? तो इसमें क्या है कि हॉब्स, लॉक, रूसो ऑप्शन दिया गया है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि ये सिद्धांत है क्या और इस सिद्धांत के अंतर्गत आता क्या है। तो इस सिद्धांत के अंतर्गत आपका प्राकृतिक अवस्था, प्राकृतिक कानून, मानव व्यवहार के बाद सामाजिक समझौता के आधार पर राज्य की उत्पत्ति होती है।
सामाजिक समझौता सरकार में रहने वाले लोगों के आधार पर किया जाता है, जिसमें राज्य का दायित्व उनके प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा करना है। यह सिद्धांत के अंतर्गत मानव इतिहास को दो भागों में बांटा गया, प्राकृतिक अवस्था का काल और नागरिक जीवन के प्रारंभ के बाद का काल। और ये जो सिद्धांत था, ये जो सिद्धांत के प्रणेता थे वो हॉब्स, रूसो और लॉक तीनों थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही आंसर हो जाएगा। दिल्ली में विधानसभा की स्थापना किस संविधान संशोधन के आधार पर किया गया था? तो दिल्ली में संविधान सभा की स्थापना किया कब गया? 1991 ईस्वी में। तो 1991 ईस्वी में कौन सा हुआ था संविधान संशोधन? 59वां संविधान संशोधन। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अच्छा, विधानसभा का तो स्थापना हुआ था। एनसीआर, जो आज हम कहते हैं कि दिल्ली एनसीआर की बात हम जो करते हैं, नेशनल एनसीआर का फुल फॉर्म भी आप ध्यान रखिए, नेशनल कैपिटल रीजन। तो नेशनल कैपिटल रीजन की भी दर्जा इन्हें उसी संविधान संशोधन में 1991 में ही दिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 368 जो है उसका संबंध किस चीज़ से है? तो अनुच्छेद 368 तो काफ़ी फेमस है, हमेशा न्यूज़ में आता है। संविधान संशोधन की संसदीय शक्ति से है अनुच्छेद 368 का संबंध। ठीक है, अगला हम देखते हैं। कौन सा हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है? हरियाणा में कौन सा स्थित है? तो राखीगढ़ी। ठीक है, एज इट इज़ नेम भी आज भी इसका यही नेम है, राखीगढ़ी। हिसार जिला में ये स्थित है और ये इसका जो है हड़प्पा सभ्यता के टाइम से है। ठीक है, मतलब हड़प्पा सभ्यता से ये रिलेट करता है और घग्गर नदी के किनारे है ये नदी, ये जो स्थल है वो। दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चार मीनार किसने बनवाई थी? सॉरी, हौज खास का भी नेम कह लीजिए तो आज तक बिल्कुल सेम है। चार मीनार की निर्माण किसने करवाई थी? खिलजी वंश के संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी ने। ओफो, मैं परेशान हो गई हूँ। अच्छा, ये आप देखो, हाँ, चोर मीनार की बात की जा रही है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। चोर मीनार में क्या था कि उसमें चोरों को सज़ा देने के लिए किया जाता था। उसमें 225 से करीब में सुराख थी। उससे क्या किया जाता था कि जो चोरी करते थे उनका सिर काट करके उस मीनार में डाल दिया जाता था। अच्छा, अब आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन कि किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में वंदे मातरम लोग का लोकप्रिय गीत बना? तो वो है स्वदेशी आंदोलन में। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन में। तो स्वदेशी आंदोलन जो था वो हुआ कब था? 1905 ईस्वी के दौरान में। सबसे प्रथम क्या हुआ था? 1905 ईस्वी के दौरान में यह आंदोलन हुआ था। उसके दौरान वंदे मातरम गीत लोकप्रिय गीत बना था। अच्छा, इस आंदोलन की शुरुआत आखिर हुई क्यों थी? जब 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था तो उसके विरोध में ही ये आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि कौन एक स्थान दिल्ली सल्तनत की अल्पकालिक राजधानी थी? देवगिरी कुछ समय के लिए बनाया गया था। किसने बनाया था? तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी क्या किया था? देवगिरी में स्थानांतरित किया था और उसका नाम रख दिया था दौलताबाद। अच्छा, क्या वजह हो सकता है राजधानी एक जगह से दूसरे जगह स्थापित करने का? क्या वजह हो सकता है? जहाँ भी राजधानी हम करते हैं तो क्या होता है कि वहाँ डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि दक्षिणी प्रांतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना था इसको, और मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षा करना था। ठीक है, उसके लिए दिल्ली को ये राजधानी बनाया था। उसके लिए इसने क्या किया था? देवगिरी को ये राजधानी बनाया था। बाद में फिर से इसने 1927 में इसने देवगिरी को राजधानी बनाया और उसके बाद
1935 ईस्वी में इसने क्या किया कि पुनः अपनी राजधानी दिल्ली स्थापित कर दी थी। 2.5 दिन का झोपड़ा, तो 2.5 दिन के झोपड़ा जो है वो किस राज्य में स्थित है? ये अजमेर जिले में स्थित है। ठीक है, अजमेर कहाँ में है? अजमेर राजस्थान में है। ये है क्या बेसिकली? 2.5 दिन का झोपड़ा कोई झोपड़ा नहीं है, ये एक मस्जिद है। ठीक है, इसका जो निर्माण था वो गुलामगंज के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1192 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, योसंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो योसंग त्योहार जो है ये मणिपुर का एक त्यौहार है। ठीक है, ये एक त्यौहार क्या, वहाँ का फेमस त्यौहार कह लो। ये जैसे अपने यहाँ फागुन में हम लोग होली मनाते हैं ना, तो फागुन के टाइम ही वो लोग मनाते हैं। 5 दिन का ये फेस्टिवल है। और अच्छा आप ये बताइए, अभी ओणम सेलिब्रेट किया गया, तो ओणम कितने दिन का फेस्टिवल है? ओणम 10 दिन का फेस्टिवल है। इस बार जो चला, जैसे 22 तारीख से लेकर के 2 सितंबर तक, 22 अगस्त से 2 सितंबर तक सेलिब्रेट किया गया। कश्मीर की पूर्वी सीमा क्या है? कश्मीर की पूर्वी सीमा क्या है? तो उसका पूर्वी सीमा आपका लद्दाख का क्षेत्र है। लद्दाख आखिर स्थित कहाँ है? काराकोरम और दक्षिणी हिमालय के पर्वतों के बीच में लद्दाख स्थित है। ठीक है, यहाँ भारत की सर्वाधिक विरल जनसंख्या वाले लोग रहते हैं। वर्तमान में जम्मू कश्मीर से अलग करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। कब बनाया गया? 31 अक्टूबर 1919 को। और अभी केंद्र प्रशासित क्षेत्रों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई, पहले 7 थी। अच्छा, लद्दाख की राजधानी कहाँ है? तो लेह, कारगिल में है। जलपाईगुड़ी नदी के किस नदी के किनारे स्थित है? तो जलपाईगुड़ी आपका जो है वो तीस्ता नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, जलपाईगुड़ी है कौन से स्टेट में? पश्चिम बंगाल में है। ओके, अच्छा जलपाईगुड़ी का फेमस कोई, आप जैसे होता है ना हर टाउन का कुछ ना कुछ फेमस चीज़ होता है। जलपाईगुड़ी में जुबली पार्क है, टाउन क्लब स्टेडियम है, तीस्ता पार्क है, ये सब वहाँ का पर्यटन स्थल है। ओके, जलपाई का जो शाब्दिक अर्थ होता है जो हमारे यहाँ, वो है जैतून। इसलिए यहाँ पर जैतून के बहुत सारे वृक्ष लगाए गए हैं। आप जब जाओगे वहाँ तो देख सकोगे कि बहुत सारे पेड़ हैं वहाँ पर जैतून के। कौन सा भौतिक लक्षण सिंधु और गंगा नदी की घाटियों के बीच में जल विभाजक का कार्य करती है? सिंधु और गंगा के बीच में जल विभाजक का कार्य वो है अरावली रिज करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भारत का एकमात्र ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है? सक्रिय ज्वालामुखी, ये जो है बैरन आइलैंड, ये सक्रिय ज्वालामुखी है और ये अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात अगर आप कर लेते तो ये जो द्वीप है वो नॉर्थ ईस्ट में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, और बैरल द्वीप भारत का ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। वर्तमान में विश्व के कपास निर्यात देशों में कौन सा स्थान है? कपास वाले में अगर हम बात करते हैं तो अपना द्वितीय स्थान है। फर्स्ट प्लेस पर कौन है? लेकिन अभी हम कह लें, अभी वर्तमान की बात कर लें तो इसका जो स्थान है वो तृतीय स्थान होना चाहिए। मैं आपको कंफर्म करके बताती हूँ, 1 मिनट। अच्छा 1 मिनट, क्या कर रहा है ये? निर्यातक देशों में, सॉरी, अगर हम उत्पाद के अगर उस पर बोले कि उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो उत्पादन में तो तृतीय स्थान है अपने भारत का। पहला अमेरिका और दूसरा चीन। लेकिन अगर हम निर्यातक में बोले तो निर्यातक में आपका द्वितीय स्थान है कपास का। अच्छा, कपास जो है वो किस टाइप का फसल है? तो ये एक
खरीफ फसल है और उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इसका होता है। ठीक है, मेनली इसका कपास का उत्पादन गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में ही होता है। आगे देखते हैं, भारत का कौन सा क्षेत्र वर्षा का अधिकांश भाग उत्तरी पूर्वी मानसून के से प्राप्त करता है? उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है, तो वो है आपका कोरोमंडल और रायलसीला, क्योंकि केरल तो दक्षिणी पूर्वी से होता है, यहाँ पर मराठवाड़ा भी और गंगेय पश्चिम बंगाल भी, ये सारे दक्षिण पूर्वी से मेनली होते हैं। कोरोमंडल और रायलसीमा जो है यहाँ पर उत्तर पूर्वी जो चलती हैं मानसून उससे होती हैं। जब एक गतिशील पिंड, अच्छा उत्तर पूर्वी और दक्षिण इसका मैं सोच रही हूँ कि ऐसे नॉर्मल बताने से कोई ख़ास फ़ायदा है नहीं कि दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्वी क्या है इसका, क्योंकि ये एक बड़ा ही टॉपिक है, बहुत लंबा टॉपिक है। नॉर्मली आप ऐसे देख सकते हो, मान लो इंडिया का इधर अरब सागर के तरफ से जो भी आती हैं वो पूर्वी हवाएं, जो हवाएं आती हैं वो दक्षिण पूर्वी इधर से आती हैं, दक्षिण पश्चिम इधर से आती हैं और कुछ बंगाल की खाड़ी साइड से होते हुए हमारे पास पहुंचती हैं जो मानसून है। तो इधर बंगाल की खाड़ी साइड से जो आती हैं वो ये हो गया। तो कोरोमंडल और रायलसीला में मैक्सिमम बारिश होती है वो होती हैं उत्तर पूर्वी मानसून से। जब एक गतिशील पिंड की गति दुगुनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? गति दुगुनी अगर हो जाए तो गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन हो जाएगा? अच्छा, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी के जिसको लिखते थे, के बराबर क्या होता है? 1/2 mv²। m तो मास है तो ये सेम रहेगा। अगर भी दुगनी हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 2 का स्क्वायर यानी 4, 4 गुनी, यानी कि बी ऑप्शन उसका सही ऑप्शन हो जाएगा। विशिष्ट ऊष्माधारिका सबसे अधिक किसका है? पिछले में भी आया था ये सेम क्वेश्चन। तो जल की विशिष्ट ऊष्मा जो होती है सबसे अधिक होती है। तापमान को किस विशिष्ट डिग्री में व्यवस्थित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण को क्या कहते हैं? डिग्री में प्रस्तुत करने के लिए क्या है? थर्मोस्टेट। ठीक है, जो उपकरण है उसको क्या बोलते हैं? थर्मोस्टेट बोलते हैं। अच्छा, ये थर्मोस्टेट का आविष्कार किसने किया था? वॉरेन एस जॉनसन। अच्छा, बॉडी में अगर टेम्परेचर, बॉडी का अगर टेम्परेचर मापना हो तो थर्मोमीटर। मनुष्य के नाखून क्या के बने होते हैं? मनुष्य के जो नाखून है वो मेनली बने होते हैं कैरोटीन के। कैरोटीन जो होता है वो एक नेचुरल प्रोटीन होता है जो नाखून, बालों के चमक बढ़ाने के लिए काम आता है। ठीक है, आपने वो कई एडवर्टीजमेंट देखे होंगे, खैर नाखून के लिए तो नहीं होता, बालों के लिए आपने कई एडवर्टीजमेंट देखे होंगे, कैरोटीन युक्त शैम्पू, है ना, इस तरीके का आपने देखे होंगे। अगला हम देखते हैं धमनी। कौन सी धमनी मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन नहीं करती है? ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो है ये धमनी ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन नहीं करती है। इसमें क्या होता है कि अशुद्ध रक्त होता है जो हृदय के दाएं निलय से फेफड़े में रक्त पहुंचाती है। ठीक है, हृदय के दाहिने भाग में शुद्ध रक्त या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त या बाएं भाग में शुद्ध रक्त या ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। ठीक है, दाहिने में अशुद्ध और बाएं में शुद्ध होता है। और जो अशुद्ध रक्त है उसको पल्मोनरी आर्टरी जो है वो कहाँ तक पहुँचाती है? फेफड़े से लेकर फेफड़े तक पहुँचाती हैं। ठीक है, हृदय से फेफड़े तक पहुँचाती है। आगे हम देखते हैं कि हरे पालक में प्रचुर मात्रा में क्या होता है? हरे पालक में प्रचुर मात्रा में, हरे पालक की बात की जाए तो आप कह लो कि बस पालक खा लिया तो मानो कि
जो मैक्सिमम चीज़ें वो हमें मिल जाता है। पालक में विटामिन ए, बी, सी और उसके अतिरिक्त मैग्नीशियम, आयरन ये सब होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन एलपीजी के मुख्य पादप हैं। जो एलपीजी होता है उसके मुख्य पादप है, तो वो क्या है? प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है, अच्छा, जो अब है गैस एलपीजी जो है, जब हम हिलाते हैं तो हमें महसूस होता है कि वो लिक्विड फॉर्म में है, पर बाहर वो गैस फॉर्म में आता है। क्यों? क्या होता है कि एलपीजी को हम उच्च दाब पर द्रवित करके उसको क्या करते हैं? सिलेंडर में भरते हैं। अधिक दाब होता है और उस अधिक प्रेशर के साथ हम उसको भरते हैं। ठीक है, सॉरी, उसमें क्या होता है कि प्रोपेन और ब्यूटेन में जब हम उसमें फिलअप करते हैं गैस को, वो बहुत ही ज़्यादा उसमें स्मेल होता है। उस स्मेल को कम करने के लिए मिथाइल मैरकैप्टन मिलाया जाता है, ताकि ये जो है, जैसे उसका दुर्गंध जो है ना, वो हमें पता चल सके। ओके, जब भी रिसाव वगैरह होता है तो उसमें पता चल सके, उसके लिए आपका मिथाइल मैरकैप्टन मिलाया जाता है। वो क्या है? मिथाइल मैरकैप्टन सल्फर का ही एक यौगिक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्न में से कौन गैलेना के नाम से भी जाना जाता है? तो गैलेना के नाम से हम किसको जानते हैं? लेड सल्फाइड को जानते हैं, लेड सल्फाइड को गैलेना। और ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, स्पेशली एसएससी का। कौन सा एक मैंग्रोव वनस्पति है? मैंग्रोव वनस्पति की बात किया जाए, सबसे पहले तो आप ये जान लो कि मैंग्रोव वनस्पति होता क्या है। जैसे कि कुछ जो ये होते हैं मैंग्रोव जो वनस्पति होते हैं, वो स्पेशली आपका ये कह लीजिए कि समुद्र तट में या समुद्र में इस तरीके से होते हैं। आपका यहाँ पर राइजोफेरा जो दिया हुआ है, ये जो है एक उष्णकटिबंधीय मैंग्रोव का उदाहरण है, राइजोफेरा। वायु गुणवत्ता सूचकांक क्या है? वायु गुणवत्ता सूचकांक, तो ये एक वायु की गुणवत्ता दर्शाने वाला एक पैमाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, किस परिस्थिति तंत्र में अस्थिर, निम्न में से किस पारिस्थितिक तंत्र में अस्थिर क्षेत्र पाया जाता है? ठीक है, तो जल पारिस्थितिक तंत्र में। अच्छा, कभी कभी इसको बेंथिक जोन भी लिख सकता है आपको, इस क्वेश्चन को ना, आप जो अस्थिर क्षेत्र है उसको बेंथिक जोन भी कभी कभी लिख सकता है आपका, तो आप इस नाम का भी ध्यान रखना। अब ये तो करंट का क्वेश्चन हो गया, करंट के क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं है। ये आप देख लीजिए, संपदा योजना। संपदा योजना किस चीज़ से रिलेटेड है? तो संपदा से ही आपको समझ में आ रहा हो, खाद्य प्रसंस्करण से संपदा योजना का रिलेशन है। डिजी लॉकर के बारे में क्या सत्य है? तो डिजी लॉकर क्या है? दस्तावेज के प्रति इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यक्ति के निजी कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन पर भंडारित करता है। बिल्कुल सही जवाब है ये नंबर। डिजी लॉकर, इवन आप ये समझ लो कि अगर आपके पास मान लो कि हार्ड कॉपी नहीं है किसी आईडी प्रूफ का, फ़ोटो कॉपी कई जगह एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन अगर आपने डिजी लॉकर का जो जैसे पैन, उसमें क्या होता है, पैन कार्ड होता है आपका, उसके अलावा आधार कार्ड होता है, उसमें पासपोर्ट होता है और ड्राइविंग लाइसेंस, ये 4 चीज़ होते हैं डिजी लॉकर में। तो अगर आपने ये डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर का दिखा दिया तो वो ओरिजिनल माना जाता है। जैसे ओरिजिनल अगर हार्ड कॉपी आपके पास नहीं है, डिजी लॉकर में आपने दिखा दिया तो वो बिल्कुल ओरिजिनल माना जाता है। और मुझे बिल्कुल सही लगता है ये डिजी लॉकर, आप भी यूज़ करके देखो। अपना हमेशा कैरी करने की ज़रूरत नहीं है फिर हार्ड जो कॉपीज़ हैं उसके, बस आप डिजी लॉकर अगर आपके पास है तो आप वही आईडी प्रूफ का यूज़ किया करो। अच्छा, 2020 ग्रीष्म ओलंपिक की मेज़बानी किसके द्वारा की जाएगी? ये तो तब का क्वेश्चन है, लेकिन
की जानी भी थी, आपको मैं बता देती हूँ, ये टोक्यो में आयोजित की जानी थी, लेकिन कोरोना की वजह से इसको कैंसिल कर दिया गया था। वैसे टोक्यो ने बोला था कि नहीं हम ऑर्गेनाइज करवा लेंगे, लेकिन बड़ लेवल पर इसको बोला गया कि नहीं इस बार ओलंपिक नहीं होगी। और पहला टाइम ऐसा है जब जिस साल ओलंपिक नहीं कंडक्ट करवाई गई। चीन ने एक राजनीतिक स्थल हम्बनटोटा बंदरगाह में 70% हिस्सा खरीदा है। तो यह बंदरगाह किस देश में स्थित है? हम्बनटोटा, वो तब का वैसे क्वेश्चन है, आप ध्यान रख सकते हो। अगर पूछा जाए कि हम्बनटोटा बंदरगाह कौन से देश में है, तो श्रीलंका में है। श्रीलंका में उसने स्थापित कर लिया है इसको। चलिए ठीक है, ये भी आपका करंट का ही क्वेश्चन है। करंट का क्वेश्चन करने से कोई फायदा है नहीं। अच्छा, भारत सरकार का GIM पोर्टल क्या से संबंधित है? GIM पोर्टल तो ये है, ये एक गवर्नमेंट ई मार्केटिंग, सॉरी GEM पोर्टल जो है वो है गवर्नमेंट ई मार्केटिंग। ठीक है, तो गवर्नमेंट ई मार्केटिंग क्या है कि सार्वजनिक खरीद बिक्री से संबंधित है, वो ई मार्केटिंग है ये चीज़। भारत सरकार द्वारा मुद्रा बैंक का मुख्य कार्य क्या है? ये तब का करंट का क्वेश्चन था, बट अभी भी आपको जानना जरूरी है कि मुद्रा बैंक का जो मुख्य कार्य है वो क्या है। तो इसका जो काम है वो सूक्ष्म उद्योगों को ऋण और वित्त उपलब्ध कराना है, मुद्रा बैंक का काम। भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन से नदी के जल के बंटवारे को लेकर विवाद है? तो जनरली अब हम दोनों में विवाद होता नहीं, मतलब भारत और बांग्लादेश में विवाद कोई खास होता नहीं, पर फिर भी तीस्ता नदी को लेकर के उनके बीच में उस टाइम में विवाद था। रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है? रियो शिखर सम्मेलन काफ़ी फेमस है और आपको जानना भी चाहिए। जैव विविधता से है ये चीज़। 1992 में स्थापना किया गया था। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में इसका स्थापना किया गया था और इसके जो प्रतिनिधि देश थे वो 172 हैं आज तक में। और इसको एक पृथ्वी सम्मेलन के भी नाम से जाना जा सकता है। रियो सम्मेलन ना लिख करके पृथ्वी सम्मेलन भी नाम दे सकता है। ठीक है, नदियों में प्रदूषण के स्तर को क्या से मापा जाता है? तो ऑक्सीजन को क्या विघटित मात्रा से मापा जाता है, इसके प्रदूषण लेवल को? हग-फेनरी। अच्छा, हग-फेनरी तो कोई खास फेमस है नहीं उस टाइम में, चलो ज़रूरी था। भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले रामनाथ कोविंद किस राज्य के राज्यपाल थे? ये अपने यहाँ वर्तमान में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि रामनाथ कोविंद उस टाइम में बिहार के गवर्नर जनरल, ये गवर्नर थे। ठीक है, कौन सा शहर खुले में शौच से मुक्त होने वाला पहला शहर है? ये तब का है, लेकिन ये अभी भी ध्यान में रखा जा सकता है, क्योंकि पहले शहर की बात की जा रही है खुले में शौच मुक्त होने वाला। तो ये है आपका कर्नाटका का शहर, कर्नाटका राज्य था, उसमें मैसूर शहर था। ठीक है, टाइगर कॉरिडोर में एक नहर पर पर्यावरण के अनुकूल पुल का विकास करेगा। ठीक है, कौन सा राज्य ऐसा करेगा? ये भी तब का करंट का क्वेश्चन था, लेकिन आप ध्यान में रख सकते हो टाइगर कॉरिडोर को लेकर के। तो तेलंगाना का था ये, तेलंगाना राज्य का ऐसा प्रस्ताव था उस टाइम में। ठीक है, इतना का मान क्या होगा? देखिए 625 किसका स्क्वायर है? 25 का है, और नीचे 4 है, पॉइंट के बाद 4 अंक है ना, तो 2 जीरो हो जाएगा, नीचे में 100 हो जाएगा, यानी 0.25 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि इतना बटा इतना का मान क्या होगा? n इंटू n प्लस 1/2, और इतना डिवाइडेड बाई 7 है ना, तो 7 कर दो आप। n कितना है? 20 गुना 21 बटा 2 गुना 7, 7 तिया 21, यानी आंसर कितना हो गया? 30 आंसर हो गया। ए सही ऑप्शन हो गया इसका। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न से कौन भिन्न 2/3 से बड़ी है? 2/3 से बड़ी की बात किया जा रहा है। अच्छा, इसको हम क्या 0.6 लिख सकते हैं? 0.67, ये 0.5 होता है, ये 0.4
के करीब में हुआ, यानी ये छोटा है ना। 0.5 समथिंग हुआ, ये भी छोटा है। 6/7 जो है वो क्या है, बड़ी है। विभाज 2, 3, 4, 6 से विभाज करने पर प्रत्येक में शेषफल कितना बचे, 1। तो आप ऐसा करिए, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले तो एलसीएम निकाल लेंगे। इसका एलसीएम निकालने पर आ जाएगा आपका, अच्छा ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है ना, तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हो जाएगा 12। अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होता है, 1000। पहले हम डिवाइड करके 12 से 1000 को कोशिश करेंगे तो शेषफल आ जाएगा 4। यानी कि अगर 4 शेषफल आ गया, 12 है ना, तो अगर 8 और होता है इसमें तो ये तो पूरी तरीके से विभाज्य होता है इससे। तो 1008 जो है, 8 क्यों, 4 शेषफल है, 12 है यहाँ, यानी कि 8 और जोड़ देते 12 हो जाता, तो 12 तो विभाज्य होता है ना। तो चलिए 1008 जो है वो इससे पूरी तरीके से विभाज्य हो जाएगा, तो उसमें 1 जोड़ दीजिए तो 1 शेषफल आ जाएगा, 1009 हो जाएगा इसका जवाब। a² b² प्लस ab, AQ माइनस BQ, तो इसका क्या हो जाएगा, AQ 1/, इसका आंसर 1/a माइनस बी इंटू a² प्लस b² प्लस ये भी है ना। तो 1/a प्लस b 3.2 प्लस 2.7 यानी 5.9, सॉरी a माइनस बी, आई एम सो सॉरी, a माइनस बी, तो 0.5, 10 हो गया 2, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2। अगला देखेंगे, यदि एक संख्या a दूसरी संख्या b का से 30% कम है, यानी a 70 कह सकते हैं, b 100 कह सकते हैं, b 150 से 20% अधिक है, तो a का मान कितना होगा। चलो ये फिर निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। 150 से 20% अधिक है ना, सॉल्व करेंगे तो 180 आ जाएगा। अगर b 180 है तो a कितना होगा, 180 का 70%, 180 का 70% अगर हम निकालेंगे तो 126 हो जाएगा। ये हो जाएगा डी ऑप्शन सही आंसर। अच्छा a और b का अनुपात, a अनुपात b यहाँ से 5:4 निकल गया, b अनुपात c 2:5, सॉरी 2:10 निकल गया, या इसे 4:20 भी कह सकते हैं। तो 5:4:20 हो जाएगा इसका सही जवाब, a अनुपात b अनुपात c का जवाब। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 11 खिलाड़ी के प्रशिक्षण की औसत आयु 33 है, तो कुल आयु कितना हो गया, 11 गुना 33। 5 खिलाड़ी की औसत आयु 29 है, 29 गुना 5 प्लस शेष की औसत आयु 30 है, तो प्रशिक्षक की औसत आयु कितनी हो जाएगी, 12। 11 खिलाड़ी प्लस 12 ना, आप इसको निकालेंगे तो 145 प्लस 180 यानी कि 3, 2, 5, ये हो गया बच्चों की यानी कि खिलाड़ियों की आयु। और 12 गुना 33 हम जब करेंगे तो हमारा 396 आ जाएगा। 396 माइनस 325 जब हम करेंगे तो 71 वर्ष हो जाएगा, वो है प्रशिक्षक की आयु। 8000 पर 2.5% प्रति वर्ष की वार्षिक दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या हो जाएगा। ठीक है, जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर की बात की जा रही है तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। अगर 2 वर्षों के लिए है, यहाँ देखिए 2 वर्षों के लिए है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, P इंटू R/100 के पावर N, यही होता है ना। N की जगह 2 है, 8000 गुना 2.5 बाई 100 के पावर 2, यानी 2.5 इंटू 2.5, 100 गुना 100, एक 100 नीचे और आ गया, 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है,
25 चौका 100 है ना, 4 दूना 8, यानी कि कितना हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका, एक जीरो यहाँ भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5। डी हो जाएगा इसका सही आंसर। 40 कुर्सियाँ 10,000 में खरीदी गई और 60% लाभ कमाने के लिए 10,000 में कितनी कुर्सियाँ बेचती जाएंगी? सॉरी, 60% लाभ कमाना है ना, ओके। 60% लाभ कमाने के लिए ये देखिए, दस 10,000 में 40 खरीदी गई, तो एक कितने में खरीदी जाएंगी? 250 में, ओके। अब एक का लाभ, यानी कि एक तो क्रय मूल्य 250 हो गया, तो एक का विक्रय मूल्य इतना का 160% है ना, तो 16 25 80, 8 और 16 दूनी 32 और 8 400, यानी 400 में एक खरीद रहा है, तो 10,000 में कितने वैसे वो बेच देंगे अगर हम लाभ लेकर के चले तो 10,000 बटा 400, 25, यानी 25 वो बेचेंगे, तो उसको क्या हो जाएगा, कितनी कुर्सियाँ बेची जाएंगी? ठीक है, तो 10,000 में 25 कुर्सी वो बेचेंगे, 40 खरीद रहे 25 बेच देंगे। पीयूष अपनी वस्तु के मूल्य को उसके क्रय मूल्य का 30% अंकित करता है। ठीक है, अपने क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। मान लो 100 खरीदा, 130 अंकित किया, 20% छूट देने के पश्चात वो 38 रुपये में बेच देता है। अच्छा, 130 का 80 बटा 100, 80 है ये, यानी कि 104 में वो बेच देता है। तो क्या होगा ये देखिए, अगर 104 में वो बेच रहा है और 104 का वैल्यू आपका 38 है, तो क्रय मूल्य क्या होगा? अगर 104 का वैल्यू 38 है तो 100 का वैल्यू क्या होगा, ये निकालने का रहा है। ये कह रहा है, इसको हम डिवाइड करते हैं, अड़तीस 24 3 बार में। नहीं, इसको तो ऐसे नहीं बना सकते। चलो ठीक है, हम दूसरे तरीके से इसको बना लेते हैं। पता ही नहीं, मेरा भी दिमाग कभी कभी कहाँ काम करता है। वैसे ये सही था, पता नहीं इसमें क्या मिस्टेक आ रहा है। ये देखिए, दूसरे तरीके से बना लेते हैं इसको। मान लेते हैं कि x है इसका क्रय मूल्य, ठीक है, तो अंकित मूल्य जो होगा 30% अधिक, यानी कि 13x/10 हो जाएगा इसका अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य 10 गुना 100 माइनस छूट, यानी अंकित मूल्य का 80% है ना, यही विक्रय मूल्य हो जाएगा। और ये कितना, 38 रुपये, वस्तु को 38 रुपये अधिक में बेचता है ना। ये देखिए, अंकित क्या है, वो वस्तु क्रय मूल्य से अधिक में बेचता है, तो x + 38। अच्छा, यही मिस्टेक किया था उस टाइम में हमने, है ना। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर कितना हो गया, 4/5, ठीक है, यानी कि 78x, सॉरी कितना हो गया, 13 दूनी 26 दूनी 52, 52x बराबर 50, इधर हो गया 50 से 50x प्लस 50 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1900, ये आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे, 22x बराबर इतना, तो x का वैल्यू आ जाएगा 750, वो हो जाएगा इसका आंसर 750। कभी कभी माइंड भी ना समझ नहीं आता कि क्या काम कर रहा है क्या नहीं। वर्ग के क्षेत्रफल, उसके भीतर खींचे गए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा?
अच्छा, कल जो हमने बताया था वो क्या था कि वर्ग के बाहर खींचा गया था, आज क्या अंदर खींचा गया है। मान लो कि वर्ग की भुजा ए मान लिया जाए तो इसकी त्रिज्या a/2 हो जाएगी, या 2a मान लो ना, आप अच्छा करो 2a मान लो, तो इसकी त्रिज्या a हो जाएगी, है ना। ठीक है, तो वर्ग का कितना हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल 4a² डिवाइडेड बाई त्रिभुज की वृत्त की त्रिज्या 2 22/7 r²। ए से ए कट गया, 11 यहाँ हो गया, 4 कट गया, ये 7 ऊपर चला गया, यानी 7:11 हो जाएगा इसका अनुसार। वर्ग का क्षेत्रफल उसके भीतर खींचे गए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, तो इसका अनुपात आपका हो जाएगा 7:11 हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, आप उस पर मत ध्यान दीजिए ऑप्शन। आज सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आज दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा। हो सकता है मैं भी कुछ भी रीज़न हो सकता है, या फिर मैं यहाँ पर फोकस्ड नहीं हूँ या उतना कॉन्सेंट्रेटेड नहीं हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप देखो, सॉरी, मेरी वजह से आपको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा अभी, उसके लिए आई एम रियली सो सॉरी। देखते हैं इस क्वेश्चन को। हमने क्या किया, वर्ग का जो भुजा है वो 2a मान लिया, है ना, a भी मान सकते 2a भी मान सकते। इसके अंदर वृत्त खींचा है तो इसकी त्रिज्या a हो जाएगी। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर यानी कि 4a², और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई r² होता है। पाई का मतलब 22/7, r² का मतलब a²। a से a कट गया, अब a² से a² कट गया। अब देखिए 2 से, और यहाँ हो गया 11, ये 7 ऊपर जाएगा यानी कि 14:11 हो जाएगा इसका सही जवाब। एक व्यक्ति 3 किलोमीटर की 4 समान दूरियां 10, 20, 30, 40 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है, तो उसकी औसत गति क्या हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो औसत गति बराबर होता क्या है, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी आपका क्या हो गया, ये देखिए कुल दूरी आपका 3 किलोमीटर ही ना 4 बार, यानी कि कुल दूरी 12 किलोमीटर। और ये देखिए इतना गति से तय करती है ना, तो कुल गति औसत गति बराबर और कुल दूरी बटा कुल समय। यहाँ से समय निकालने के लिए तो इसको क्या 3/10 एक बार होगा, दूरी बटा चाल, है ना, तो इससे समय निकल जाएगा। तो 3/10 हो गया, 3/20, 3/30, 3/40। जब हम नीचे वाले का 10, 20, 30, 40 का हम एलसीएम लेंगे 120 आ जाएगा। नीचे सॉल्व जब हम करेंगे तो सॉल्व करने पर आपका आ जाएगा 75/120। ठीक है, नीचे यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 75/120। अब ये 120 ऊपर चला जाएगा ना, 120 ऊपर में हो जाएगा गुना। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपका आ जाएगा, यहाँ देख लीजिए 120 है, 5 से करते तो 15 से ही करते थे, 15 से और 15 × 5 = 75। ठीक है, तो 8 12 8 96/5 है ना। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 19.2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पी ने एक व्यापारी क्यू 80,000 के साथ आरंभ किया, एक व्यापार आरंभ किया। क्यू 60,000 के साथ उसमें जुड़ जाता है। यदि वर्ष के अंत में 2:1 के अनुपात में बांटा गया तो क्यू व्यापार में कितने महीने के पश्चात आया था। ठीक है, अच्छा आप देखिए, एक साल में 12 महीना, तो 80,000 गुना 12 महीना वो काम किया, और ये इसने कितना काम किया 60,000 गुना टी काम किया, और इनका अनुपात 2:1 है ना। टी का वैल्यू निकालना है, 1000 वाला चीज़ तो हटा ही देंगे, 2 × 6, 4 दूना 8। तो टी क्या था इनका, टी का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ये पूरा नहीं कटा था क्या, ये 12 है ना, 6 दूना 12, सॉरी ये 6 दूना 12, 2 से तो हमने ऐसे ही काट लिया। ओके, ये देखिए आप फिर से देख लो इसे, 80,000 गुना 12
बटा 60,000 गुना 12 माइनस टी, 12 महीना का है। नॉर्मली टी से भी निकाल सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तब थोड़ा सा समझ करके फिर अपना जवाब देना होता। 2/1 कर दिए, 6 दूना 12, ठीक है, 2 यहाँ है, 4 दूना 8, 4, तो 12 माइनस टी का जो वैल्यू हो गया वो आपका 8 हो गया, है ना, 8 हो गया, तो टी का वैल्यू 4 हो गया। अच्छा, ये 4 हो गया तो क्या है, 4 महीना बाद उसमें जुड़ा था, ठीक है। अगर क्वेश्चन रहता कि कितना दिन काम किया तो हम क्या कर देते, 8 महीना उसने काम किया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एफ तथा एम मिलकर एक कार्य को 8 दिन कर सकते हैं, एफ अकेला उस काम को 12 दिन में कर सकता है। देखिए, एफ प्लस एम कितने दिन, 8 दिन, एफ अकेला 12 दिन में कर सकता है, तो एम अकेला कितने दिन में कर सकता है। दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 24, 3:3 ही है, इसमें हो जाएगा इफिशियंसी और इसका इफिशियंसी 2 हो जाएगा, 24 बटा टोटल काम 24। तो अब देखिए आप, एफ की इफिशियंसी 2 है और एफ और एम की इफिशियंसी 3 है, तो सिर्फ एम की इफिशियंसी 1 हो जाएगी, तो 24/1 यानी कि वो 24 दिनों में काम करेगा, है ना, सी आंसर हो जाएगा। अच्छा, इस सेट में थोड़ा सा बेवकूफ़ी मैंने करा है कई जगह में भी कि माइंड मेरा डाइवर्ट हो जा रहा हो या कुछ भी रीज़न कह सकते हैं, तो कभी कभी 2-4 क्वेश्चंस ऐसे हुए जिसमें मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया और पता ही नहीं मैं क्या का क्या बोल रही हूँ या क्या कर रही हूँ, तो उसके लिए आई एम रियली सो सॉरी। आगे से वही ध्यान रहेगा कि आगे से वैसा कुछ ना हो। चलो, आप लोग, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे से सेट प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अच्छा, मैं एक और चीज़ आप लोगों को बताना चाह रही थी, कल ही बताना चाह रही थी, बट कल आपको पता है कि मुझे टाइम उतना नहीं मिला था, तो मैंने सेट भी बड़ा जल्दी में किया था। देखो, एग्ज़ाम जो है ना, एग्ज़ाम चाहे किसी भी लेवल का पेपर हो, जब हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना, तो जितना मैक्सिमम आप क्वेश्चन सॉल्व कर सको उतना मैक्सिमम क्वेश्चन, चाहे कोई भी सेट प्रैक्टिस हो, ठीक है। अच्छी बात है कि आप जिस एग्ज़ाम की मतलब तैयारी कर रहे हो उसका आप सेट प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन उसके अलावा चाहे हर एग्ज़ाम में कई क्वेश्चन होते हैं जो अच्छे होते हैं, कई क्वेश्चन बिलो योर लेवल होते हैं, कई अप योर लेवल होते हैं, बहुत सारी बात होती है। इवन आप देखोगे तो जो यूपीएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, स्पेशली जो आपका सीडीएस वगैरह या सीएपीएफ वगैरह होता है, उसमें भी कई क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, जो जिसे हम एसएससी लेवल का जीएस बोलते हैं, उस लेवल का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आप नहीं डिफाइन कर सकते कि कौन सा क्वेश्चन यहाँ पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा, इसलिए ज़रूरी है कि जितना आपके सामने क्वेश्चंस आए ना, बस अगर आप खाली टाइम में हो तो देख लो, उसे देखने में क्या जाता है, बनाने में क्या जाता है ना। डेडिकेशन के साथ आपको तैयारी करनी होगी। और जो कंडीशन अभी चल रहा है गवर्नमेंट जो सर्विसेज के लिए, जितना अभी चल रहा है, आपने सुना होगा कि 55 साल होने पर वो हटा दे रहे हैं या 30 साल नौकरी का होने पर वो हटा दे रहे हैं, ज़बरदस्ती। ये सिर्फ आप एक तानाशाही रूप कह सकते हो और कुछ नहीं कह सकते कि 30 इयर्स आपके कंप्लीट हो गए तो तुम जाओ नौकरी से। भाई, आज हम जानते हैं कि आज के डेट में हमारी जो जॉब होती है वही बहुत लेट होती है, 28 साल 30 साल पर हमारी कहीं जॉब हो रही है। उसके बाद जॉब के बाद इंसान अपना फैमिली लाइफ प्लान करता है, शादी वादी करता है, यानी कि 30 से 35 आजकल नॉर्मल हो गया है शादी का डेट, शादी का जो एज है। तो आप क्या कर रहे हो, जब उसका जो रियल फैमिली स्टार्ट होने का टाइम है, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी होने का टाइम है, उस टाइम में आप उस जॉब से उसे ज़बरदस्ती निकाल दे रहे हो। कोई इंसान अगर इफ़िशियंट है किसी जॉब को करने के लिए तो आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। जब हमारे यहाँ पहले से ये चीज़ तय था कि इसका एज ये होगा, तो पहले वाले इंसान को हटाना, पहले आप प्रीवियस में जाकर उसे हटा रहे हो, ये तो आज तक ऐसा रूल था नहीं। आप नए नोटिफिकेशन में सुधार कर सकते हो, आपको जो भी है कि ठीक है ये जो जॉब दी जाएगी वो 50 साल तक की दी जाएगी या 30 साल तक ही आप कर सकते हो, लेकिन प्रीवियस से जो चलता आ रहा है उस चीज़ को आप ज़बरदस्ती फिर किसी को 3 महीने की सैलरी देकर हटा दे रहे हो। अभी 1 तारीख से ये चीज़ स्टार्ट होगा, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है ना।
पर फिर भी अब देखते हैं आगे क्या होगा। अब ऐसे मैटर्स आएंगे तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए ही जाएंगे। आगे क्या होगा वो तो हमें नहीं पता, पर अभी करंट जो सिनेरियो है उसे देखकर यही लग रहा है कि जो गवर्नमेंट जॉब है उसे पाना बहुत ही मुश्किल हो रखा है। तो आप कोशिश करें, और कोशिश भी आपको अब करनी होगी तो बहुत ही हाई लेवल की कोशिश करनी होगी, बहुत ही अच्छी तैयारी आपको करनी होगी। क्योंकि अगर मान लो कि 1000 सीट आ रहा है और उसमें अगर 10 लाख लोग फॉर्म फिलअप करने वाले हैं तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है। तो आपको तैयारी भी उसी अनुसार से करनी होगी। और बाद बाकी जो गवर्नमेंट का जो भी आ रहा है, जो भी रूल लेकर आएंगे, वो उसका क्या होगा वो हमें भी नहीं पता। देखते हैं, जस्ट वेट एंड वॉच। तो आप बस आपके लिए बस यही मेरा मैसेज है कि आप लोग जितना हो सके मैक्सिमम अपना टाइम दो। लापरवाही जो हम करते थे कि चलो ठीक है पढ़ाई चल रहा है, वो उस लापरवाही से अब कोई भी एग्ज़ाम क्लियर होने वाला नहीं है। इसलिए आप ध्यान रखिए, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालिए, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाई करिए अगर सरकारी नौकरी आपको पाना हो तो। ठीक है, अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो कमेंट लाइक कर दिया करिए। लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि टाइम जो है ना, टाइम हमारे पास भी बहुत कम होता है और उसी में से टाइम हम निकाल करके, स्पेशली मेरा जो ये कांस्टेबल का जो सेट चलाने का रीज़न है वो यही है। आपने देखा होगा कि मैथ का अभी लेक्चर मैंने बंद कर दिया, क्योंकि मेरे लिए 2-2 लेक्चर के लिए टाइम निकाल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। अपना जॉब, अपनी पढ़ाई और उसके बाद ये चीज़ करना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे मैं कोशिश करूँगी अगर निकल सके तो मैं लेक्चर वगैरह उसका भी मैथ का बना लूँगी, पर थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। वैसे भी मैं कंफर्ट जोन से निकल कर के ही आप लोगों के लिए लेक्चर बना रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं कंफर्ट जोन में रह कर के बना रही हूँ। मेहनत, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट अपना कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ अपने लाइफ में कर रही हूँ, तो ये सब चीज़ आ रहा है। इसलिए आपका जो लाइक है ना, आपका लाइक कमेंट, ये बहुत हद तक हमें मोटिवेट करता है, मोटिवेशन देता है। ऐसा लगता है कि ठीक है हमारे पढ़ाई हुए से किसी को बेनिफिट हो रहा है, और उस बेनिफिट के कारण ही फिर हम अलग से टाइम निकाल कर आते हैं। तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को देखते रहिए। इसमें जो भी सेल्फ प्रैक्टिसेस करवाए जाते हैं उसको आप ईमानदारी से करिए। लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आता है, तो डिसलाइक भी करिए। मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि आप डिसलाइक भी करो वीडियो को अगर पसंद ना आए, लेकिन रीज़न ज़रूर दे दिया करो आप कि क्यों आपने डिसलाइक किया है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।